स्टॉप बता रहा सर। हाँ अब आ रहा सर। ओके, एनएलएम में हम लोग दो चीजें देखे, एक एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, दूसरा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, उसके बाद कनेक्टेड बॉडीज देखना है, उससे पहले इम्पल्स क्या है देखना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। समझ गए, ये है न्यूटन सेकंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, कौन सा फोर्स? नेट फोर्स। तो एफ नेट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी, और डीपी बाई डी टी बोल सकते बराबर। और हमेशा याद रखो कि वेक्टर का डेरिवेटिव वेक्टर आता, स्केलर का डेरिवेटिव स्केलर आता, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये dt को इधर साइड लेके चले गया तो एफ डी टी हो जाता और इधर डीपी हो जाता, तो एक्सटेंड मेरे वॉइस इज नॉट कमिंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई ये गूगल मीट पे फुल स्क्रीन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा अभी भी? फुल स्क्रीन नहीं आता था, एक बार वो करके वो करो। एक और ऑप्शन है मगर उसका एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो ऑप्शन क्या है बोले तो वहां पे इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम हियर उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते आईपैड शेयरिंग, मगर उसके लिए माइक होना पड़ता। समझ गए, ये माइक नहीं लेता, उधर माइक लेना पड़ता। समझ गए, ओके। एनीवे एफ डी टी क्या है? एफ तो ये होता, डी टी मतलब एक स्मॉल डी टी ये होता, समझ गए। तो एफ डी टी आपको क्या आता? ये एरिया आता। बाजू अगर ऐसा डाले इसको समेशन बोलते, ठीक है। तो ये पूरे रेक्टेंगल्स का
समेशन है, समझ गए? तो वो है इंटीग्रल एक्चुअली। तो आपको एरिया आता है, एफडीटी के ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है आपको? इम्पल्स देता, समझ गए? अच्छा, एफडीएस का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता? अगर मतलब एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट करा तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या? वर्क देता, वर्क। समझ गए? और याद रखो वर्क ओवर एनर्जी में आपको आता है क्या आता? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? बट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, समझ गए? एफ वर्सेस टी के ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता? चेंज इन मोमेंटम देता। एफ वर्सेस एस का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देता। बात समझ में आई? एफ वर्सेस टी का एरिया अंडर द ग्राफ इम्पल्स देता। एफ वर्सेस एस का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता? वर्क डन देता। याद रखो दो डिफरेंसेस है, एफ वर्सेस टी के ग्राफ रहते हैं, एफ वर्सेस एस के ग्राफ रहते हैं। एफ वर्सेस टी के ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ इम्पल्स आता, एफ वर्सेस एस के एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन आता। और वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। बात समझ में आई? अच्छा, अगर एफ कांस्टेंट है तो एफ बाहर निकल जाता, अंदर 1 बच जाता, तो 1 का इंटीग्रल डी आता, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करे तो t2 माइनस t1 आता। तो इम्पल्स का सिंबल है जे, इम्पल्स का सिंबल है जे, तो j इज इक्वल टू क्या आता? f डेल्टा t आता। j इज इक्वल टू क्या आता? f डेल्टा t, समझ गए? सपोज एक कोई भी विकेट कीपर को अगर यानी तो जो बेसबॉल कैच करता उसको बॉल कैच करना है, तो बॉल कुछ मोमेंटम से आता और आखिरी में जो है ना कैच करने के बाद उसका मोमेंटम 0 होता। तो चेंज इन मोमेंटम तो क्या है? उतना ही है, राइट? चेंज इन मोमेंटम कुछ है, कुछ वैल्यू रहती डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट द बॉल इज कमिंग एंड हाउ हेवी द बॉल इज। तो चेंज इन मोमेंटम तो चेंज नहीं कर सकते आप, वो तो उतना ही है। चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही है। तो उस पे जो इम्पल्स लगा रहे हैं आप वो भी कांस्टेंट रहता, ठीक है? तो उसके दो इम्पल्स के दो फैक्टर्स है, एक एफ है और एक डेल्टा टी है। अगर डेल्टा टी बढ़ा दिया तो फोर्स कम होता, समझ गए? मतलब ये कांस्टेंट ही रहता ना रोकने के लिए, तो डेल्टा टी बढ़ा है तो फोर्स कम होता। इसीलिए हमेशा जब कैच करता कोई भी बॉल तो अपना हाथ पीछे करता, समझ गया? जब से उन रोकना स्टार्ट करा बॉल को और आखिरी में रोकने तक जो ना थोड़ा टाइम बढ़ा देता, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, समझ गए? तो फोर्स कम होता। और एक चीज, ग्लव्स पहनते, ग्लव्स इसीलिए पहनते क्योंकि वो भी थोड़ा टाइम बढ़ाते, क्योंकि अगर सडनली हाथ पे लगा तो सडनली रुकना पड़ता, ग्लव्स पे लगा तो थोड़ा कुशन रहता, तो क्या होता? टाइम बढ़ता, टाइम बढ़ता, टाइम बढ़ता, इसीलिए फोर्स कम होता, समझ गए? सेम थिंग फॉर शॉक एब्जॉर्बर्स इन व्हीकल्स, समझ गए? शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, गड्ढे में गिर गई गाड़ी तो मोमेंटम सडनली चेंज होता, समझ गए? तो अपने को क्या है, ज्यादा मार लगता, ठीक है? मगर अगर शॉक एब्जॉर्बर है तो वो टाइम बढ़ाता, शॉक एब्जॉर्बर फोर्स कम करता, समझ गए? क्लियर? तो वही डिस्कस करा मैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कांटेक्ट, तो जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाते हैं उतना फोर्स कम होता। क्लियर? ओके। अच्छा, लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक प्रॉब्लम दिया ऐसा, ये 60 डिग्रीज बोल के दिया, बस समझ गए? बस उतना ही दिया, ये 60 डिग्रीज बोल के दिया, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये 60 डिग्रीज है तो ऑब्वियसली, और ये 45 डिग्रीज बोल के दिया, समझ गए? क्लियर? 60 दिया और ये 45 दिया, ये क्या दिया? 45। ये दो एंगल्स दिया, ये एंगल्स है, बाकी के एंगल्स निकाल ले सकते, ये भी 45 रहता प्लस 90 135 हो जाता, और ये 60 रहा तो ये 30 रहता, समझ गए? क्लियर? 30 प्लस 90 प्लस 45 165 डिग्री आ जाता है, बराबर? तो अब लैमिस थ्योरम क्या है? T1 बाई साइन 165 इज इक्वल टू T2 बाई साइन 135 इज इक्वल टू T3 बाई साइन 60। अब अपने को एक ही चीज मालूम, यहाँ पे T1 मालूम, क्योंकि नीचे वेट क्या है? नीचे वेट क्या है? 100 न्यूटन, तो ऊपर T1 क्या आता? 100 न्यूटन। तो ये मालूम है तो ये भी मालूम कर सकते हैं, ये भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये एक इक्वेशन आता, समझ गए? और ये एक इक्वेशन आता और दूसरा ये एक इक्वेशन आता। बात समझ में आई? अच्छा, साइन 165 साइन 15, साइन 15 की वैल्यू याद है आप लोगों को?
याद रखो sin 15 इज sin 45 minus 30, तो उसको sin 45 cos 30 minus cos 45 sin 30 लिख सकते। बात समझ में आई? तो बता रहा हूँ। देखो देखो भाई, इधर देखो, sin 15 क्या होता? sin minus 30। 45 minus 30। मैं उस एंगल्स में लिखा जिसके एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मालूम है अपने को 45। ठीक है, तो आपको sin a माइनस भी तो मालूम होगा। sin a भाई अटक गया तू? क्या प्रॉब्लम क्या है? ये वाईफाई का है? नेटवर्क जंप होते रह जाने और हर जगह होता है। हाँ, मेरे आईपैड का ही है एक्चुअली। तो देखो, ये याद रखो, sin a प्लस बी, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, sin a माइनस बी, sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब ऑब्वियसली cos a माइनस b क्या होता है, गेस करो? प्लस sin a sin b, बराबर। tan a प्लस b इज tan a। एक्चुअली ये वाला ऊपर के फॉर्मूले से आ जाता, समझ गए? साइन और कॉस का है ना, तो साइन बाई कॉस करे तो आपको ये थोड़ा रीअरेंज करे तो ये आ जाता tan a tan b। sin 2 थीटा
ये एक्चुअली पहले फॉर्मूले से आ जाता, ए और बी दोनों थीटा डाले तो लेफ्ट साइड साइन 2 थीटा आता, राइट साइड 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया? इधर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा हो जाता बराबर। नेक्स्ट कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। और इसके और भी आते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। cos थीटा इज 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, और साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो उससे क्या आता? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाए तो मतलब cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो ये पूरा मिलके ये हो जाता। समझ गए? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 अंडर रूट इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कहां से आया? यहां से आया। रीअरेंज करे तो इसको ये आता। समझ गए? देखो cos 2 थीटा को उधर लेके जाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ, फिर बाई 2 को उधर लेके जाओ, फिर रूट को उधर लेके चले जाओ। समझ गए? ये इधर लेके चले जाओ, ये इधर लेके चले जाओ, फिर 2 को। समझ गए? अच्छा, फिर cos थीटा क्या इक्वल टू क्या आता? अंडर रूट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। बात समझ में आई? क्या बोले? ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। समझ गए? तो ट्रिग्नोमेट्री में इतने तो बेसिकली याद रहना सबको। ठीक है? क्लियर? तो डेरिवेटिव्स इंटीग्रल्स भी याद रहना। याद है? वो तो याद है ना? हाँ, एक्स पावर एन का इंटीग्रल क्या है? एन इंटू एक्स पावर क्या क्या बोला मैं? इंटीग्रल बोला। एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एक्स पावर एन प्लस 1, सॉरी एक्स पावर एन का n plus 1 by n plus 1। That is true for all n except n is equal to minus 1। n equal to minus 1 हुआ तो 1 by x आता। 1 by x का इंटीग्रल नेचुरल log x है। समझ गए? sin x का माइनस cos x का इंटीग्रल cos x का प्लस sin x। समझ गए? क्लियर? बस उतना याद रहे तो बस। क्या कर रहा था भाई मैं? NLM पार्ट 1। बात समझ में आई? तो क्या था भाई ये बोलो? पूरा रीअरेंज करे तो क्या था मालूम? √3 रूट थ्री माइनस 1 बाई 2 रूट 2। तो ये है साइन 15 डिग्री। समझ गए? साइन 75 √3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 आता भाई। सेम लॉजिक याद रख लो खाली। समझ गए? तो एनीवे वो वैल्यू अगर डाल दिया √3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 आप इधर, समझ गए, तो आपको आंसर आ जाता। क्लियर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता। और जब भी आपको डिनोमिनेटर में अगर आपको ऐसा आ रहा नंबर, ऐसा आ रहा, कौन सा नंबर बोलते हैं भाई इसको? √3 माइनस 1 सर्ट के साथ। समझ गए? कुछ आ रहा है ऐसा तो उसको क्या करते हैं? इरेशनल नंबर आ रहा तो हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते। कैसा रेशनलाइज करते? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, तो ये रेशनलाइज हो जाता। कॉन्जुगेट बोले तो मालूम ना, ऐड करे तो भी कॉन्जुगेट आपको रियल नंबर आता, मल्टीप्लाई करे तो भी रियल नंबर आता, उसको कॉन्जुगेट बोलते। समझ गए? इरेशनल नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते, स्कूल में सीखते हो। समझ गए? ओके, अब ये प्रॉब्लम देखो।
एक वायर है, वायर के ऊपर अगर एक बर्ड बैठा, बर्ड का वेट कितना भी कम होने दो, वायर थोड़ा तो भी नीचे आना। रीजन क्या है? अगर बर्ड बैठ गया तो उसमें वेट लटक रहा बोले ऐसा ना ऐसा, तो नीचे mg फोर्स लगाता बर्ड, तो ऊपर कोई ना कोई लगाना। तो ऊपर लगाना मतलब ये जो टेंशन है, टेंशन का कोई ना कोई कंपोनेंट ऊपर रहना ना। तो ऑब्वियसली वो कब हो सकता? जब पिन थोड़ा नीचे आया तो ये पॉइंट, अगर हॉरिजॉन्टल रहा तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ भी नहीं रहता, राइट? क्लियर? तो इधर टेंशन टी है तो इधर टी डैश और टी डैश है टेंशन। अगर तो टी डैश क्या होता देखेंगे, टी इज इक्वल टू एम जी। समझ गए? अब देखो क्या होता, इन दोनों का वेक्टर सम बीच में आता बोल के मेरा ये है, क्या है? इंट्यूशन। कहीं को क्योंकि बीच में बैठा ना, बीच में बैठा तो सिमेट्रिक रहता सिचुएशन। तो ऑब्वियसली ये दो वेक्टर्स का सम क्या आता है? अगर दो वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका सम क्या आता? फॉर एग्जांपल दो वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या आता? रिजल्टेंट इज 2a cos थीटा बाय 2। याद रखो, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर उसके बीच में एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाय 2 आता। माइंड में रखो, कैसा आता हो? करे ये ऐसा भी आता, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a cos थीटा आता। तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos थीटा आता। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, समझ गए? तो ये 4a स्क्वायर बाहर निकल के 2a होता, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाय 2 होता। अब भी देखें 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 cos थीटा होता, तो 1 प्लस cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 होता। समझ गए? तो भाई बोलो यहाँ पे क्या था? टी डैश इज इक्वल टू क्या था? टी डैश इज इक्वल टू बोलो। बोलो भाई, दो फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं ना, टी इज इक्वल टू और टी इज इक्वल टू 2t डैश cos थीटा बाय 2। अग्रीड? तो टी डैश इज इक्वल टू क्या था? टी बाय 2, टी बाय 2 cos थीटा बाय 2 बराबर। तो टी तो एम जी है, तो क्या था बोलो? टी 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 डैश इज इक्वल टू, बात समझ में आई? अब अगर थीटा 180 डिग्री से, थीटा अगर 180 डिग्री से, मतलब फॉर एग्जांपल एक बर्ड बढ़ गया मगर बेंड नहीं हुआ है, बेंड नहीं हुआ मतलब थीटा 180 है ना, वो कब होता? cos 180 बाय 2 क्या होता? cos 90। cos 90 क्या होता? 0। डिनोमिनेटर में 0 आया मतलब टेंशन कितना रहना वायर में? इन्फिनिटी। मतलब बहुत ही ज्यादा है टेंशन, टाइट है वायर, और बर्ड बहुत छोटी है, हल्की है, जब जो है ना बिल्कुल बेंड नहीं होता। समझ गए? टेंशन बहुत ज्यादा है और बर्ड जो है ना हल्की है जब 180 डिग्री से। समझ गए? और जितना टेंशन कम रहता ना, उतना इसकी वैल्यू कम रहना, उतना इसकी वैल्यू कम रहना मतलब डिनोमिनेटर उतना बढ़ के रहना, डिनोमिनेटर उतना बढ़ के रहना मतलब थीटा उतना छोटा रहना। क्योंकि बोलो कॉस की वैल्यू जैसा जैसा थीटा बढ़ते रहता कम होती। समझ गए? तो जितना टेंशन कम रहता उतना एंगल छोटा आता, मतलब उतना दब जाता वह। बात समझ में? क्लियर? तो एनीवे थीटा इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स ऑफ mg बाई 2t आता। इसके बारे में थोड़ा अब बैठ के सोच सकते, क्या बढ़ा है तो क्या कम होता, क्या कम करे तो क्या बढ़ता, वेट बढ़ा है तो क्या होता बर्ड का, टेंशन बढ़ा है तो क्या होता। समझ गए? थीटा में कैसा है रिलेशनशिप? कुछ भी नहीं, जितना टेंशन बढ़ाते उतना थीटा कम होता, जितना वेट बढ़ाते बर्ड का उतना थीटा कम होता। समझ गए? क्लियर? अब देखो रीजन क्या है बोले तो, देखो जितना टेंशन बढ़ के रहता ना, अब देखो ये mg है, mg को ये येलो वाला बैलेंस करना है, जितना ये दो वेक्टर्स मिलके रिजल्टेंट ये पैरेललोग्राम लॉ से ये आ रहा, जितना टेंशन ज्यादा रहता ना
उतना एंगल ज्यादा रहता। समझ गए? एंगल ज्यादा रहता। देखो टेंशन और ज्यादा हो गया तो देखो और ज्यादा है टेंशन, और ज्यादा रहे तो टेंशन ऐसा आता ना। बात समझ में आई? देखो भाई थीटा मतलब क्या, मैं ये पॉइंट से ये ले रहा हूँ थीटा, कौन सा, ये थीटा ले रहा हूँ। टेंशन इन्फिनिटी रहा तो ये थीटा कितना रहता मालूम, 180 रहता। टेंशन कम हो रहा तो थीटा 180 से कम होते रहता, कम होता 170, 160, 150, 140, 120, समझ गए? लास्ट में 90, 180 मैक्सिमम है। समझ गए? अब देखो एक बच्चा वेल में गिर गया, वेल, समझ गए, उसको बाहर निकाल रहे, ठीक है, एच वर्मा का प्रॉब्लम है, कौन सा, हाँ वही वही, मतलब एक रोप लगा दिए, इसको रोप लगा के ऊपर खींच रहे, समझ गए? बीच में है इन्हें, बीच में है एक्चुअली, समझ गए? हाँ ये बच्चा बीच में है, पूरा चेंज होता डायग्राम मगर समझ जाओ, बीच में है। क्या बोले? एंगल 180 होने के लिए टेंशन कितना होना, इन्फिनिटी होना, इन्फिनिटी। वो ऊपर तो नहीं आ सकता मालूम, पर कितना ऊपर आता देखेंगे हम लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर आता। तो अब इसके दोस्तन जो है ना ऊपर से मैक्सिमम फोर्स एफ लगा सकते रोप पे, ठीक है, तो वो फोर्स से कितना आता है ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ये जो एंगल आता ना 2f cos थीटा बाई 2 होता ना, must be greater than or equal to mg, must be greater than or equal to mg, बराबर। जब भी चुन ऊपर आता, नहीं तो क्या होता, रुक जाता, रुक जाता, बराबर। तो f must be greater than mg into 2 cos थीटा बाई 2, बराबर, क्लियर। अगर 180 डिग्री से लाना है तो f must be greater than this, that means f must be greater than infinity और f must be equal to infinity। तो इसको पूरा ऊपर लाने के लिए इंफिनिटी फोर्स लगाना पड़ता। बात समझ में आई? क्लियर। रीजन क्या है बोलो, इसका एक कंपोनेंट इधर लगता है, एक कंपोनेंट इधर लगता है, ठीक है। ये कंपोनेंट बच्चे को ऊपर ला रहा, मगर ये कंपोनेंट इसके कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा, समझ गए? जैसा जैसा ऊपर आते रहते ना, ये कंपोनेंट ऊपर लाने का छोटा होते रहता, ये कंपोनेंट बड़ा होते रहता, क्योंकि एंगल ऐसा हो जाता। तो ज्यादा जो है ना दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते, इसको ऊपर लाने का कम हो जाता। तो जैसा जैसा फोर्स बढ़ाते जाते इसको बैलेंस करने के लिए, तो कैंसिल होने के कंपोनेंट जो है ना बड़े होते जाते और जो ऊपर लाने के कंपोनेंट्स छोटे होते, बराबर। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे कितना ऊपर आता, ठीक है, कितना ऊपर आता हम लोग कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। कुछ भी नहीं, पहले का थीटा लेना जमीन पे रह जाए, बाद में मैक्सिमम ऊपर कितना थीटा आ सकता है वो उसके एफ पे डिपेंड करता है। ऐसा 2f cos थीटा बाई 2 और अल्फा बाई 2 लेंगे बाद में, 2f cos अल्फा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू mg, तो उससे अल्फा आ जाता है, समझ गए? तो पहले थीटा था, थीटा से ये साइड निकाल सकते हैं आप अगर ये मालूम रहा तो, समझ गए? फिर अल्फा से भी निकाल सकते, समझ गए? तो कितना ऊपर आता कर सकते, नंबर दिया तो इजी हो जाता। अब ये पुल्ली है, पुल्ली पे एक ब्लॉक इधर m1 का लगा, एक इधर ब्लॉक जो है ना m2 का लगा। पुल्ली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मास वाले और फ्रिक्शन वाले पुल्लीज भी आते, रोटेशन में करते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, इसके ऊपर से स्ट्रिंग जा रहा, एक स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता अगर मासलेस फ्रिक्शनलेस पुल्ली रहा तो। अगर मास और फ्रिक्शन है तो पुल्ली को रोटेट करना पड़ता ना, रोटेट करना बोले तो टॉर्क लगाना, सपोज ऐसा रोटेट हो रही तो इधर का टॉर्क इधर से कम रहना, तो T1 T2 अलग अलग रहते, जब कब अगर पुल्ली को मास रहा और यहाँ पे फ्रिक्शन रहा, और अपन जैसा जैसा स्ट्रिंग ऐसा ऐसा करते जा रहे हैं, इन भी रोटेट हो रही,
तो टॉर्क लगाना पड़ता है इसको, समझ गए? क्लियर? और यहाँ पे मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है तो एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन, बात समझ में? क्लियर? और एक बात, ऊपर भी एक स्ट्रिंग है, उसमें कुछ और टेंशन है, टी डैश। अब ये टी डैश क्या होता अगर ये टी और टी रहा तो 2t होता, ऐसा मालूम? क्योंकि ये मासलेस पुली है ना, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, बराबर? ठीक है, एम तो 0 है क्योंकि मासलेस पुली है, मतलब मतलब देखो, अगर ये मूव हुआ या नहीं भी हुआ, पुली फिक्स्ड है ये, अगर मूव भी हुआ पुली तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मास 0 है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो भी एम में तो 0 ही आना है ना, तो एफ नेट 0 आना है इसमें। एफ नेट मतलब नीचे के टेंशन ऊपर के टेंशन सेम रहना, नीचे 2t लग रहा, ऊपर टी डैश लग रहा, तो टी डैश इज इक्वल टू 2t, समझ गए? अब ये मास को देखेंगे, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर टेंशन लग रहा, नीचे वेट लग रहा। हेलो, हाँ सर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही वही, नहीं मैं अभी आया, आप ले रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा तो, हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल अपलोड करके लिंक डाल दूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई, समझ में आया? तो देखो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे वेट लग रहा है, और कुछ तो लग रहा नहीं ना। अच्छा, अगर इन ए से नीचे जा रहा तो इन ए से ऊपर जाता, सिंपल है केस, सिंपल सिस्टम है। तो मैं लिख लिया इसका ए ऊपर, इसका ए नीचे। कैसा मालूम नीचे? M2 अगर M1 से ज्यादा है तो ऐसा लिखते, अगर M1 ज्यादा है तो ऐसा लिखता था, मगर गलत डाले तो भी चलता, माइनस में आता आंसर, समझ गए? अब पहले इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए ब्लॉक 1 के लिए, जो ए के डायरेक्शन में है फोर्स वो पॉजिटिव लो, जो ए के अगेंस्ट है वो नेगेटिव लो, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, बराबर? M2 के लिए क्या है, ए के साथ M2G है तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, ऐड करें तो TT कैंसिल हो जाता है, दो इक्वेशंस, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A आता, तो A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 बाय M2 प्लस M1 इंटू G आता। बात समझ में? T कैसा फाइंड कर सकते हैं? A आ गया ना, इधर सब्स्टिट्यूट करो या इधर सब्स्टिट्यूट करो, आपको T आ जाता। T क्या आता? अब मैं सब्स्टिट्यूट करा यहाँ पे, आप लोग देख ले सकते हैं, इजी रहता, 2M1 M2G बाय M1 प्लस M2 आता। और एक चीज याद रखो, डायमेंशनली भी चेक कर लेना, यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, ये ऊपर केजी है नीचे केजी है, केजी केजी कैंसिल हो गए, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। टेंशन फोर्स है तो न्यूटन रहता है उसका यूनिट, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका केजी स्क्वायर आता और इसका केजी आता, केजी केजी स्क्वायर कैंसिल हो गए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता, समझ गए? तो अपने को ये आ गया, बराबर? अच्छा, अगर सिचुएशन ऐसा है, यहाँ पे क्या है, दोनों लटक रहे ना, इन इधर खींच रहा है, इन इधर खींच रहा, इसलिए क्या है, M2 माइनस M1 बाय M2 प्लस M1 इंटू G आया। अब मैं बार बार नहीं करता हूँ पूरे, मैं खाली जो है ना पैटर्न देखता हूँ, इसका भी करे, इसके भी लिखे, इसके भी इक्वेशंस डाले, पर लास्ट में A इज इक्वल टू क्या आता मालूम? इसका M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G आता, क्योंकि जब से देखो M2 मदद कर रहा था एक्सेलरेशन में, है जी, M2 मदद कर रहा था, M1 अगेंस्ट था, और नीचे तो पूरा मास आता इंटू G, यहाँ पे M2 मदद कर रहा, M1 ना अगेंस्ट है ना मदद कर रहा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है ना, तो खाली M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G आता, समझ गए? और T क्या आता? M1 M2G बाय M1 प्लस M2 आता, सब्स्टिट्यूट करे तो इक्वेशंस में 2 नहीं आता यहाँ पे, समझ गए? 2 नहीं आता, खाली M1 M2G बाय M1 प्लस M2 आता। बात समझ में आई? ऐसा 3 है, यहाँ पे M1 मदद कर रहा है एक्सेलरेशन में, M2 अगेंस्ट है, M3 जो है ना बीच में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो यहाँ पे क्या आता, जो मदद कर रहा वो पॉजिटिव आता, पर नीचे तो ओवरऑल मास आता इंटू G आता, बराबर? समझ में? मैं यहाँ पे करा सॉल्व करा, बट अब
बार बार नहीं करना। देखो भाई, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में रहता क्या बोले तो पहली बार जब करते डिटेल में करते एक पैटर्न आ जाता, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको। वो पैटर्न को जो है ना अलग अलग जगह अप्लाई करते होता है और कुछ भी नहीं है, समझ गए। यहाँ पे M1G मदद कर रहा, M2G साइन थीटा अगेंस्ट है, M2G cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर, तो M2G cos थीटा छोड़ दो, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आता है M1 माइनस M2 साइन थीटा इंटू G बाय M1 प्लस M2 बराबर। अब टेंशन होना है तो एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो बराबर। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन में मदद कर रहा है, ये एक्सेलरेशन के अगेंस्ट है, तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो क्या आता है M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा बाय M1 प्लस M2 इंटू G आता है एक्सेलरेशन बराबर। ठीक है, अब देखो अगर इन वजन रहा तो, मतलब इन वजन नहीं, M2 साइन बीटा अगर ज्यादा है M1 साइन अल्फा से तो क्या आता, समझ गए, M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फा बाय M1 प्लस M2 इंटू G आता। और टेंशन क्या आता, बाय सेम लॉजिक 2 M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G के बदले साइन अल्फा साइन बीटा इंटू G आता बराबर। क्लियर, टेंशन इन द स्ट्रिंग, बात समझ में आई। क्लियर, इसमें टेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, और टेंशन राइट साइड लेफ्ट साइड सेम रहता, राइट, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है वो। अब सपोज कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे मूविंग पुली है। मूविंग पुली मतलब क्या, एक पुली है जो ऊपर नीचे होती या आजू बाजू होती, यहाँ पे दो पुलिस है A और B, इसमें मूविंग कौन सी है, फिक्स्ड कौन सी है, A वाली फिक्स्ड है, B वाली मूविंग है, समझ गए, ये A है ये B है, तो ये मूविंग होती, समझ गए, A वाली फिक्स्ड है, बात समझ में आई। ऐसा मालूम फिक्स्ड है बोल के, ऊपर का जो स्ट्रिंग है ना वो बड़ा छोटा नहीं होता, बात समझ में आई। अच्छा, इसमें ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये तीसरी स्ट्रिंग है, तीन है। ये जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है ना उसमें टेंशन अगर टी ले लिया, बाय लॉजिक इसमें 2T आता, ऊपर ऊपर टी है, और ये मासलेस है ना, एफ नेट इज इक्वल टू एम में डालते, एम तो 0 है, टी प्लस टी माइनस टी डैश इज इक्वल, तो ये 2T आता, तो यहाँ पे भी 2T आता। क्लियर, मतलब पुली मूविंग रहने दो या फिक्स्ड रहने दो, अगर इधर टी आ रहा तो इधर 2T आना जरूरी है, समझ गए, बात समझ में आ गई। तो ये ब्लॉक पे 2T लग रहा M1 पे, और M2 पे जो है ना 2T लग रहा, M1 पे T लग रहा, सॉरी M1 पे T लग रहा, M1 पे 2T लग रहा, बात समझ में आ गई। अब ऊपर कौन सा जाता नीचे कौन सा जाता हम लोग नहीं बोल सकते जब तक अपने को M1 M2 नहीं मालूम है, मगर आप कौन सा भी ले लो, मैं तो बोलता हूँ हमेशा इसको नीचे ले लो, इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर रॉन्ग में लिए ना अपन तो नेगेटिव आता आंसर, तो समझ जाना कि जो अपन को आया अजम्पशन जो करे उसका उल्टा है। तो इसका A ले लिया, इसका A रहा तो इसका 2A आ गया, कैसा मालूम, Tension मत is देखो, inversely proportional to A. नो वैसा मत रखो, दैट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस, कुछ केसेस ऐसे भी रहते जहाँ पे वो नहीं होता, समझ गए। अब ये लॉजिकली देखना, अगर ये ब्लॉक x से नीचे आ गया तो ये पुली भी x से नीचे आती, क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो गए हैं, राइट, तो इधर एक्स्ट्रा x चाहिए, इधर एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए आपको, वो यहाँ से तो आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है, तो ये x और x कौन प्रोवाइड करते, इन ऊपर जाके प्रोवाइड करता है, ये 2x से ऊपर जाता, तो अगर वो राइट वाला x से नीचे आया तो लेफ्ट वाला 2x से ऊपर जाता, उसका डेरिवेटिव निकाले समझो, इसकी वेलोसिटी v रहे तो उसकी 2v रहती, उसका डेरिवेटिव निकाले समझो, उसका एक्सेलरेशन a रहे तो इसका 2a रहता है, समझ गए, ये हमेशा चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या आता, M1 के लिए लिख रहा हूं मैं, M1 ये है, उस पे 2a को सपोर्ट कौन कर रहा, t, वो पॉजिटिव लेता हूँ, अगेंस्ट कौन है, वेट, इज इक्वल टू M1 इंटू 2a, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या है 2a, M2G माइनस ऊपर 2T इज इक्वल टू M2 इंटू a बराबर। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है, टेंशन को एलिमिनेट करेंगे, कैसा करते,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाता, बराबर। अब ऐड करें तो टेंशन, तो अब मैं क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 आ गया, 2 कैंसिल हो गया, तो m2 माइनस 2m1 इंटू जी इज इक्वल टू 4m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू क्या आता, m2 माइनस 2m1 बाई 4m1 प्लस m2 इंटू जी आता, बराबर। ठीक है, इफ m2 इज ग्रेटर देन 2m1 तो जो है ना ए पॉजिटिव आता, इफ m2 इज लेस देन 2m1 ए नेगेटिव आता, समझ गए। अगर m2 इज ग्रेटर देन 2m1, एक बात बोलता हूँ, अगर इधर 2m है मास और इधर m है तो वो इक्विलिब्रियम में रहता, क्यों बोलो, m को t अगर बैलेंस करा तो 2m को 2t बैलेंस करता ना, बात समझ में। और इसका मास अगर इससे डबल से ज्यादा है तो ये नीचे आता, और इसका मास अगर इसके हाफ से कम है तो ये नीचे जाता। वो लॉजिक समझ में आ गई। देखो इधर 2t है इधर t है, तो अगर इधर 2m है और इधर m है तो बैलेंस करता, बराबर। और अगर इसका मास इसका मास इससे डबल से ज्यादा है, इसके डबल से ज्यादा है तो ये नीचे जाता। अगर इसका मास इससे हाफ से कम है तो नहीं ऊपर जाता, कम है तो हाँ, इसका मास अगर इसके हाफ से बढ़ के है तो ये नीचे जाता, बात समझ में। और ये लास्ट में आप ये देख के बोल सकते हैं, अगर m2 इज ग्रेटर देन 2m1 a इज पॉजिटिव, नीचे आता हूँ राइट वाला। अगर इफ m2 इज लेस देन 2m1 वो ऊपर, बात समझ में, क्लियर। सेम क्वेश्चन सेम टाइप का मगर हॉरिजॉन्टल लिया है। इस बार ये हैंग कर रहा, इधर ये मूविंग पुली है, ये फिक्स पुली है, समझ गए। ये क्या है, फिक्स्ड है, ये क्या है, मूविंग है, बराबर। अब ऑब्वियसली इसमें टेंशन टी ले लिया तो ये 2t हो जाता, राइट, वो हो गया, ठीक है। और अगर इन x से नीचे गया तो ये पुली भी x से बाजू आना, पुली x से बाजू आना मतलब ये x और x एक्स्ट्रा होना, वो तो यहाँ से नहीं मिल सकता, तो इस इन 2x से हटता, तो इन x से नीचे आया तो इन 2x से हट रहा, इन इसकी वेलोसिटी v नीचे रहे तो इसकी 2v रहती, इसका एक्सेलरेशन a नीचे रहा तो इसका 2a रहता। तो कुछ भी नहीं, एक्सेलरेशन लिख लिया, टेंशन लिख लिया तो खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब पहला F इज इक्वल टू m है, बस m1 के लिए करेंगे, उस पर तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही लग रहा, तो T इज इक्वल टू m1 इंटू 2a, तो इसका एक्सेलरेशन 2a है। ये जो लग रहा है इस पे ऊपर ये लग रहा है, नीचे ये लग रहा है, एक को मदद कर रहा है, ये एक के अगेंस्ट है तो वेट हेल्प कर रहा, टेंशन अगेंस्ट है इज इक्वल टू इंटू a। अब ये टेंशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, आ जाता, तो क्या आता, 2m1 इधर डाल दो तो क्या आता, m2g माइनस 4m1 आता, समझ गए, इज इक्वल टू ये आता, तो 4m1 इधर चले जाता, बराबर। चले जाने के बाद ए कॉमन ले लो, क्या आता, m2 प्लस 4m1 आता, वो उधर डिवाइड कर दो, ए आ जाता आपको, समझ गए, m2g बाई 4m1 प्लस m2। अगर टेंशन होना है तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आ जाता, बात समझ में आई, क्लियर, ओके। अब ये प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, भाई हट रहा नहीं क्या, हाँ अब देखेंगे। देखो वेट्स तो ऑलरेडी देखे हम लोग, ठीक है, वेट्स तो ऑलरेडी देखे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, वेट्स तो ऑलरेडी देखे, अब मूविंग वेट्स देखेंगे, वो भी मूविंग विद एक्सेलरेशन। ये वेट्स का किधर मूव हो रहा, लेफ्ट साइड विद एक्सेलरेशन है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आदमी वेट्स पे खड़े के प्रॉब्लम कर रहा है, तो कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और एक्सेलरेशन वेट्स का लेफ्ट साइड है, तो वेट्स पे सूडो फोर्स राइट साइड लगना,
तो वो पिंक कलर का फोर्स लग रहा है m में, बात समझ में आई? क्लियर? और दूसरा फोर्स mg लग रहा है नीचे। mg के दो कंपोनेंट्स है, बराबर, ma के भी दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होता? mg cos अल्फा, और ये क्या होता है? mg sin अल्फा। बात समझ में आई? क्योंकि अल्फा ये है एंगल, दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर? ये अल्फा है ना, ये अल्फा कैसा मालूम? क्योंकि इससे इन परपेंडिकुलर है और इससे इन परपेंडिकुलर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल अल्फा, ठीक है। और इसका सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा। इसके भी दो कंपोनेंट्स, हमेशा कंपोनेंट्स कैसा लिखना बोला? ऑन द आइदर साइड ऑफ वेक्टर बोला, बराबर। तो ये एंगल अल्फा है क्योंकि ये भी अल्फा है, ये दो पैरेलल लाइंस है, बराबर। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बराबर, क्लियर? तो इसके दो कंपोनेंट्स है, ये क्या है? ma cos अल्फा, ये क्या है? ma sin अल्फा, बराबर। ma sin अल्फा और ma cos अल्फा नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर देते क्योंकि वो दबा रहे ना सरफेस को, तो नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर देता, बराबर, ठीक है। और mg sin अल्फा और ma cos अल्फा एक दूसरे को अगेंस्ट है, along the surface है, बराबर। For the block to remain at rest with respect to block, at rest with respect to wedge, net force along the surface zero रहना, तो mg sin अल्फा is equal to ma cos अल्फा रहना, समझ गए? अदरवाइज a ज्यादा रहे तो ऊपर चले जाता, a कम रहा तो नीचे आता, तो a must be equal to g tan अल्फा, दिख रहा? अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी tan अल्फा से लेके गए, किधर लेके गए? ये डायरेक्शन में, तो ब्लॉक जो है ना ऊपर नीचे नहीं जाता, रेस्ट पे रहता, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाता गया, अभी तो रेस्ट पे रखे तो रेस्ट पे रहता, इट विल नॉट एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। बात समझ में है? ठीक है। अच्छा, आई विल कंटिन्यू द क्वेश्चन। उन क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछता है कि व्हाट मस्ट बी द एक्सेलरेशन फॉर द ब्लॉक टू रिमेन एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेट बोल के पूछ सकता, तो आप आंसर ये करके a is equal to g tan अल्फा पूछ सकते। और ये भी पूछ सकता कि इन दिस केस व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? mg cos अल्फा प्लस ma sin अल्फा लिख सकते हैं, मगर अभी a इज इक्वल टू g tan अल्फा बोल के मालूम करें, क्योंकि a जो है ना उन क्वेश्चन में नहीं दिया, एक क्वेश्चन में नहीं देता, क्वेश्चन में खाली जी देता और अल्फा देता, तो आंसर में जी और अल्फा के टर्म्स में जाना, तो हम लोग एक को एलिमिनेट करना है, इज इक्वल टू जी tan अल्फा डाल देते क्योंकि वही है कंडीशन। जी tan अल्फा डाले तो क्या होता है? mg cos अल्फा प्लस mg tan अल्फा इंटू sin अल्फा होता, बराबर। तो mg इंटू ब्रैकेट में cos अल्फा आता है इधर का, sin स्क्वायर अल्फा बाय cos अल्फा आता, एलसीएम लिए तो क्या आता? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाय cos अल्फा आता, तो n इज इक्वल टू mg बाय cos अल्फा आता। अगर ये नहीं रहा ऑप्शन में तो ये रहता, क्या रहता? mg सेकंड अल्फा, समझ गए? ये रहता नहीं तो ये रहता, समझ गए? अच्छा, अभी जब पुलिस का प्रॉब्लम कर रहे थे, अगर वो लिफ्ट में कर रहे, समझ गए, और लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से ए से, कैपिटल ए, मैं जानबूझ के कैपिटल ए लिया क्योंकि मेरे को इसका एक्सेलरेशन स्मॉल ए लेना है। स्मॉल ए क्या है? विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन है, लिफ्ट के अंदर से देख रहा हूँ, समझ गए? तो कुछ भी नहीं होता, ये जो लिफ्ट के अंदर रहता ना, अकॉर्डिंग टू हिम हर चीज का वेट बढ़ जाता, mg जाके mg प्लस ए होता, तो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही ना, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कब करती? जब ऊपर जा रही थी और स्पीड इंक्रीज हो रही थी, या जब नीचे जा रही थी और स्पीड डिक्रीज हो रही थी, समझ गए? तो एक्सेलरेशन क्या आता यहाँ पे?
कुछ भी नहीं, सेम m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी बोल के लेना। अब इस बार g प्लस, बात समझ में? टेंशन में क्या आता, कुछ भी नहीं, 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी के बदले g प्लस। बात समझ में? अगर एक्सेलरेशन नीचे है लिस्ट का तो कुछ भी नहीं, g माइनस है g। बात समझ में? अगर एक्सेलरेशन साइड में है a, तो पूरा सिस्टम ऐसा टेढ़ा हो जाता, राइट? और अब यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर है, वेट इधर है, तो रिजल्टेंट इधर आता ना, सॉरी एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स इधर आता, mg इधर आता, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आता। समझ गए? तो ये m है mg, समझ गए? m है mg, m इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आता, कोई भी चीज का वेट। समझ गए? तो यहाँ पे पूरे चीजें ऐसी बन जाते, जी के बदले अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता, तो आंसर भी आपको ए इज इक्वल टू क्या आता? अच्छा ये ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड कॉम्प्लिकेटेड रहता, ऐड करना पड़ता। इसका लिफ्ट का एक्सेलरेशन, सर आपका स्क्रीन। हाँ आ रहा, एक मिनट। समझ गए? तो कुछ भी नहीं, क्या था, एवरीथिंग इज सेम, क्या था, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता जी के बदले। समझ गए? ओके। apparent weight of a block according to the observer inside the elevator, a नीचे रहा तो m into g माइनस है। समझ गए? अगर g से ही नीचे जा रही लिफ्ट तो क्या था, फ्रीली फॉलिंग हो गई, तो वेटलेसनेस आ जाती, जीरो आता वेट, पूरे हवा में आ जाते। अगर a ग्रेटर देन है तो उन्हें छत पे चले आता। समझ गए? क्यों? ऑब्वियस, वेट ऊपर की तरफ आता ना, तो इस वजह से ऊपर खड़े हो गए। समझ गए? तो नहीं, अगर a ग्रेटर देन g है, a लेस देन g रहा तो वेट कम होता, a इक्वल टू g रहा तो वेटलेसनेस हवा में आ जाती। समझ गए? ये हवा में आते हैं इन लोग एक्चुअली। समझ गए? ऐसा, समझ गए? क्लियर? और अगर a ज्यादा है तो ऊपर जाके चिपक जाते ना। समझ गए? छत पे चिपक जाते, तो सर उन्हें उल्टा एग्जॉस्ट सिस्टम चिपके जैसा। समझ गए? एग्जॉस्ट सिस्टम कांस्टेंट टाइम पे छत पे चलते रहते, हाँ कांस्टेंट टाइम में, मूवी में, हाँ केनू रीव्स का छत पे रहती है सब, पोजेस्ट रहती। हाँ खैर एनीवे, वो मैं तो नहीं देखा रियलिटी में। जाएंगे उधर, एक जगह करते एग्जॉर्सिज्म हैदराबाद में, इधर नारायण नगर में। हाँ वही जाके देख के आएंगे एग्जॉर्सिज्म, जो पोजेशन रहता ना जिन वगैरह, उसका वो करते इलाज। नहीं, दरगाह है, दरगाह। खैर पूरा वो रहता, वो स्टेज रहता, क्या है लोगों को डराए तो ऐसे देते ना लोग, ऐसा। समझ गए? हाँ नहीं कुछ भी नहीं रहता, पूरा स्टेज रहता, वो स्क्रिप्टेड रहता, पार्टिसिपेंट्स है वो, यहाँ पे जिसका एक्सरसाइज होते रहते। हाँ तो देखो भाई, ये देखो, अगर ये फिक्स्ड वेज है तो ये तो देख लिए हम लोग, इधर अनबैलेंस फोर्स mg sin अल्फा आता, आधा नहीं आता, और mg cos अल्फा इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो n is equal to mg cos अल्फा, a is equal to g sin अल्फा। समझ गए? a is down the inclined plane, समझ में आया? अच्छा a इधर जा रहा तो ये भी देख लिए नहीं जब से, हाँ हाँ। अब सपोज ए से जा रहा ब्लॉक वेट राइट को जा रहा, तो इस पे सूडो फोर्स इधर लगता, जब से जो केस था वैसी है ये, पर जब से क्या था, इसको बैलेंस करे थे हम लोग, इस बार बैलेंस नहीं हो रहा,
बैलेंस नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन क्या आता? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक। समझ गए? या ए क्या है? A is acceleration of block down the inclined plane with respect to wedge। wedge बोले तो मालूम ना, यही है wedge, ये wedge है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे mg sin अल्फा माइनस ma cos अल्फा रहता है ना, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं अपन? mg sin अल्फा माइनस ma cos अल्फा इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं। mm कैंसिल होके आपको ये आता। ये कब होता है? जब mg sin अल्फा इज ग्रेटर देन ma cos अल्फा। अगर ये ज्यादा है तो एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन आता। समझ गए? क्या आता? a cos अल्फा माइनस g sin अल्फा। a is 0 if ये दोनों इक्वल रहते हैं, when a is equal to g tan अल्फा। समझ गए? when a is equal to g tan अल्फा, वो जो केस पहले देखे थे। और नॉर्मल रिएक्शन क्या आता है? mg cos अल्फा प्लस ma sin। समझ गए? अच्छा, अगर एक्सेलरेशन उल्टा है, अगर एक्सेलरेशन इधर है, जब क्या होता? ma इधर आता ना, बराबर। तो ma के दो कंपोनेंट्स रहते, क्या क्या रहते? तो ma cos अल्फा नीचे वाला रहता, ma sin अल्फा ऊपर वाला रहता। बात समझ में? अब बराबर है, देखो जो कलर में है वो कलर में डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होता बोलो? नहीं, mg cos अल्फा माइनस ma sin अल्फा। नहीं, ज्यादा कम नहीं, कुछ भी रहने दो। नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos अल्फा माइनस ma sin अल्फा, क्योंकि mg cos अल्फा से दबा रहा सरफेस को, और ma sin अल्फा वो जो दबा रहा उसको कम कर रहा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज mg sin cos अल्फा माइनस ma sin। बात समझ में आई? इफ mg cos अल्फा इज ग्रेटर देन ma sin अल्फा, ओनली नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट्स। अगर ma cos अल्फा is greater than ma sin alpha, only then normal reaction exists and the block remains in contact with the surface of the wedge. If ma sin alpha is greater than mg cos alpha, n becomes 0। पहली बात, if ma sin alpha is greater than or equal to mg cos alpha, then n becomes 0 and this will lose contact with the surface। स्लाइड नहीं, ऊपर आ जाता, मतलब ये धन बोल के निकाल दिए, समझो, ये सेपरेट हो जाते सरफेसेस। बात समझ में आई? क्लियर? तो यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a cos अल्फा प्लस g sin अल्फा, क्योंकि a cos अल्फा और g sin अल्फा ये कर रहे एक साइड, और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos अल्फा माइनस ma sin अल्फा। if mg cos alpha is greater than ma sin alpha, or if a is less than g cot alpha, कुछ भी नहीं, mm कैंसिल कर देके a is equal to less than g cot alpha बोल के डाला, बराबर। इक्वल टू भी डालेंगे, नहीं इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन डालो तो n is पॉजिटिव, बराबर। if mg cos alpha is less than or equal to ma sin alpha, n is 0, नेगेटिव नहीं होता नॉर्मल रिएक्शन। भाई ऊपर आ जाता ब्लॉक, नेगेटिव कैसा होता नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव कम हो सकता है मालूम, अगर चिपका हुआ रहा तो, कुछ एडहेसिव रहा तो। समझ गए? अब मैं ये डस्टर है, ये नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव है, उठा दिया तो 0 होता, नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव कब होता मालूम? अगर मैं गम लगा के खींच रहा हूँ तो जब नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होता। मगर जो नहीं करते हम लोग फिजिक्स में जनरली, आपको वैसे प्रॉब्लम्स तो कभी नहीं आते, मैं बोल रहा हूँ खाली प्रैक्टिकली नेगेटिव कब आता। आप गम लगा के सेपरेट करने की कोशिश करें तो आपको नेगेटिव आता। इनफैक्ट उसको नेगेटिव नहीं बोलना, उसको एक टाइप का टेंशन बोल सकते हैं एक्चुअली। समझ गए?
क्लियर? अच्छा देखो भाई, अगर सेपरेट हो गया तो क्या होता, अगर ये सेपरेट हो गया तो क्या होता, मतलब ये वेज और ब्लॉक सेपरेट हो गए तो ब्लॉक को क्या होता, फ्रीली फॉलिंग हो जाती ना। तो अगर ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है ये, इफ a इज ग्रेटर देन g cot अल्फा है तो ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट एंड फ्रीली फॉल्स विथ एक्सेलरेशन g। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है ये केस में, g बोलना, आंसर आंसर क्या बोलना, g बोलना, ठीक है क्लियर। मगर ये कंडीशन नहीं है, क्या है कंडीशन, ये है g cot अल्फा इज ग्रेटर देन है और a इज लेस देन g cot अल्फा है। याद मत रखो, ये खाली समझा रहा हूं मैं। जब क्या होता, स्लाइड करता, किस पे स्लाइड करता, इस पे स्लाइड करता, कितने से स्लाइड करता, जी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा से स्लाइड करता। बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम अगर आया तो पहले ये चेक कर लेना कि कांटेक्ट है नहीं है, कांटेक्ट नहीं रहा तो आंसर जी बोल के लिख देना, कांटेक्ट रहा तो आंसर ए कॉस अल्फा प्लस जी साइन डाउन द इंक्लाइंड। समझ गए? कांटेक्ट नहीं रहा तो फ्रीली फॉल्स विद जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। समझ गए? क्लियर? ओके, सपोज ये वेट जो है ना लिफ्ट में रखे, समझ गए, ए से ऊपर जा रही, अब तक जो जो प्रॉब्लम्स करे वैसे ही करना विथ वन डिफरेंस, क्या, जी प्लस ए लगा देना। समझ गए? एक्सेलरेशन ये आता, नॉर्मल रिएक्शन ये आता। समझ गए? ए से नीचे जा रहे तो जी के बदले जी मिले। समझ गए? हो गया? ओके ओके, अब थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम करेंगे। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, या तो वेट फिक्स था या नहीं तो वेट का एक्सेलरेशन फिक्स था। समझ गए? क्या था बोलो, टिल नाउ either the wedge was or the acceleration of wedge was fixed। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे। अब क्या होता मालूम, wedge itself is on smooth surface। समझ गए? wedge itself is on smooth surface and slides due to forces it experiences। अब तक क्या कर रहे थे, वेट्स को या तो फिक्स कर दिए थे जमीन पे या नहीं तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग कंट्रोल कर रहे थे, राइट। हम लोग ए बोल रहे थे स्मॉल ए। इस बार क्या करना है, खाली वेट स्मूथ सरफेस पे है, उसके ऊपर ब्लॉक रख दिए, ब्लॉक के दम पे वेट्स पीछे जाता। समझ गए? क्लियर? ये वेट्स रख दिए स्मूथ सरफेस पे, वही है ना प्रॉब्लम, हाँ। और वेट जो है ना पीछे जा रहा, ये स्मूथ सरफेस है। कौन सा है स्मूथ सरफेस, क्लियर? बात समझ में आई? अब देखो, मैं एक चीज करता हूँ यहाँ पे, ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे, एक mg लग रहा, एक ma लग रहा। मगर इस बार ये जो कैपिटल ए है ना, इस बार ये जो कैपिटल ए है वेट्स का, वो हम लोग फिक्स नहीं करें।
वो खुद ब खुद आ रहा। कैसा आ रहा? ब्लॉक जो है ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा वेट्स पे, वो नॉर्मल रिएक्शन का कुछ कंपोनेंट इधर रहता, कुछ कंपोनेंट इधर रहता, समझ गए? नॉर्मल रिएक्शन का समझ गए? ये n cos थीटा रहता, ये n, इसके दम पे जो है ना इन एक्सेलरेट हो रहा। इमेजिन करो ये आइस का है, ये भी आइस रखे तो क्या होता? ये आइस जरा पीछे नहीं हट जाता जब इन वजन से नीचे आ रहा था? पूरे को नहीं, जो भी है डिपेंड करता कितना मास है इसका, ठीक है? ये ब्लॉक का मास स्मॉल एम लिया, ये वेट्स का मास कैपिटल एम है। वेट्स का मास क्या है? कैपिटल एम। समझ में आया? अब उसका एक्सेलरेशन कैपिटल है, कितना आता मेरे को नहीं मालूम, मगर मैं ले लिया है, फाइंड करेंगे। कैपिटल ए बोल के ले लिया, कैपिटल ए से इधर स्लाइड होता है, ठीक है? अब मैं प्रॉब्लम इधर खड़े के कर रहा हूँ, किधर किधर खड़े के कर रहे हैं? वेट्स के ऊपर खड़े के कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो वेट एक्सेलरेट हो रहा, तो इस पे सूडो फोर्स लगता, कितना लगता? अगर इधर ए से जा रहा तो इधर लगता सूडो फोर्स, ठीक है? इसके कंपोनेंट्स निकाल लिया, एम ए साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा, और एम जी के भी कंपोनेंट्स निकाल लिया, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, बराबर? क्योंकि ये थीटा है, क्या है? थीटा। ये एंगल भी थीटा है, दिख रहा? वो तो बहुत बार देख लिया हम लोग। अब एक चीज गौर करो यहाँ पे, if mg cos theta is greater than ma sin theta, n will exist। समझ गए? क्लियर? और n is equal to mg cos theta minus ma sin theta, बराबर? above is true if g cot theta is greater than a, वो तो देख लिए थे जब से, बराबर? क्लियर? खैर, a is equal to g sin theta plus a cos theta, दिख रहा? अच्छा, वो a विद रेस्पेक्ट टू क्या है? वेट्स है, समझ गए? विद रेस्पेक्ट टू वेट्स, समझ गए? तो इसलिए तो अपने को सूडो सर फोर्स आ आप रहा। फिर से समझाए थे एन कई को एग्जिस्ट करता है जब वो बढ़ के रहा तो क्या बढ़ के रहा? तो mg sin theta mg हाँ, cos theta is greater than ma। ये mg cos थीटा जमीन पे दबा रहा, ma sin थीटा उसको रोक रहा दबाने से। अगर mg cos थीटा बढ़ के है ma sin थीटा से, जब भी दबा सकता है ना सरफेस को। अगर ma sin थीटा बढ़ के है तो ये मतलब इधर ज्यादा फोर्स आ रहा, अगर तो उठ जाता ना ब्लॉक जमीन पे से। समझ में आया? अच्छा सर। हाँ क्लियर? ये ऑलरेडी क्लियर। डिस्कस करे हम लोग जब से। अच्छा, अभी ये प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम फिर से करता हूँ, देखो। ओके, ओके देखो ये प्रॉब्लम फिर से कर रहा हूँ, वहां पे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। ये वेट्स है, ठीक है? ये ब्लॉक है, क्लियर? ये एंगल थीटा है, ओके? ये एंगल थीटा है, इस पे वेट कितना एक्ट करता? mg, करेक्ट? mg के कंपोनेंट्स क्या क्या है? ये mg cos थीटा है, बात समझ में आई? और ये क्या है? mg sin थीटा है, बराबर? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now, obviously, the acceleration of the
वेट्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ये, बराबर। ए ये डायरेक्शन में रहता वेट्स का, क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर ब्लॉक पे लगता और इधर वेट्स पे लगता, तो नॉर्मल रिएक्शन का अब जमीन में तो जा नहीं सकता ना, तो ये कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का वेस्ट है, तो आपको इधर इधर जो है ना ढकेलता हूँ। बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी सूडो फोर्स किधर लगता? इधर, ये एम है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता। तो सूडो फोर्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है? बोलो क्या क्या है? ये एक है, थोड़ा छोटा ले लेंगे, ये एक है कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट क्या है? ये एक है, बराबर। एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स है एम ए के। तो मेरे को बोलो कौन सा एम ए कॉस थीटा है और कौन सा? ऊपर वाला MA cos थीटा। सोच के बोलो। नीचे वाला है एम ए कॉस थीटा। रीजन बोलो, अगर ये थीटा है ना तो ये थीटा होता, अल्टरनेट एंगल, समझ गए? क्लियर? बात यस समझ में सर। आ गई? ठीक है ना? हाँ, ऊपर वाला क्या होता? MA sin थीटा। देखो, एक एम ए कॉस थीटा हो गया तो दूसरा एम ए साइन थीटा होता, बराबर। ठीक है, और ये जो वेज है उसका मास है कैपिटल एम, उसका मास है कैपिटल एम, समझ में आया? ओके, ठीक है ना? ये एम ए है और ये एम जी है। ओके, तो फोर्सेस सर्कल में डाल दिया, कंपोनेंट सर्कल के बाहर, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कर रहे हैं कहां से? विद रेस्पेक्ट टू वेट्स कर रहे हैं ना, यस सर। तो यहाँ पे खड़े के कर रहे हैं प्रॉब्लम अब। ओके ओके, इसीलिए तो सूडो फोर्स आ रहा है हमें, समझ गए? विद रेस्पेक्ट टू दैट फ्रेम। अभी मैं ये फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, बट दिस टाइम आई वोंट टेक, ये क्या है, ये क्या है? कौन सा प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग? वो पेज कहाँ गया? हाँ, नीचे है सर। नहीं नहीं नहीं, ये है, यही है ना? यस सर। नहीं मतलब ये बता रहा क्यों है बाजू? पेज नंबर क्या है ये? 99। अभी बता रहा, नहीं नहीं नहीं, ये होना था मैंने। ठीक है, एनीवे छोड़ो। हाँ, तो अभी फिर से मैं ये पेस्ट कर लिया। इस बार आई विल मेंशन ओनली नॉर्मल रिएक्शंस, ओके? तो ये छोड़ दो पूरा, तो ये ब्लॉक को सेपरेट कर देंगे। ये ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता? इधर, बराबर। इधर लगता है ना नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस पे, ठीक है। वेट्स पे किधर लगता नॉर्मल रिएक्शन? नीचे लगता ना,
और इक्वल एंड ऑपोजिट लगता तो इधर लगता नॉर्मल रिएक्शन वेट्स पे। तो आप इसको भी n लिख सकते हैं, इसको भी n लिख सकते हैं, बराबर। अब मेरे को ये बोलो, ये n के कंपोनेंट्स क्या क्या है? ये एक कंपोनेंट है और ये एक कंपोनेंट है। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा कंपोनेंट्स में डिवाइड? क्योंकि नीचे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसमें तो जा नहीं सकता। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, ये उसके अंदर तो जा नहीं सकता ना। मूव करा तो भी कैसा करना, अलोंग द सरफेस करना। अच्छा तो बोलो भाई ये क्या होता? नहीं नहीं एमजी ने एन में बोलो, ये वाला क्या होता? वर्टिकल वाला एन कॉस थीटा और ये होता एन साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होता, क्योंकि इन इससे परपेंडिकुलर है और इन इससे परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच में भी थीटा होता, बराबर। अब कैन यू से दैट एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, कैपिटल एम ए, बराबर। तो कैन यू से दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू, बोलो, n sin theta by m. कैपिटल ए इज इक्वल टू एन साइन थीटा बाई कैपिटल एम, बराबर। ओके ये आ गया है कि इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है कौन सा? ये जो ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन है क्या रहता? ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा, डू यू एग्री? देखो ये जो ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन रहता ना, इट इज mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, फॉर ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू, बोलो, mg cos theta minus ma sin theta. mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा। बात समझ में आई? तो अब ये दो इक्वेशंस देख के आपके दिमाग में कुछ आ रहा क्या कर सकते बोल के? आप ए फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं? कैपिटल ए फाइंड कर सकते हैं, बराबर। कैसा फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ना, एन इज इक्वल टू एम ए बाई am by sin एम ए theta. बाई साइन थीटा, बराबर। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस एन हियर, समझ में आया? तो भाई बोलो क्या आता? एम ए बाई साइन थीटा सर आप वहाँ पे लिखे ना n sin theta equal to ma, तो वो m वेज का है या ब्लॉक का है? स्मॉल एम वेट्स का, कैपिटल एम सॉरी स्मॉल एम ब्लॉक का, कैपिटल एम वेट्स का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल एम है, ठीक है। कैपिटल एम क्या है? वेट्स का, ठीक है। ओके सर, तो वो अब ये ma है ना, वो कैपिटल m में नहीं आता, ma में कौन सा? कैपिटल m नहीं आता, कहाँ पे कहाँ पे? ma सूडो फोर्स में। सूडो फोर्स में तो स्मॉल एम में आता ना, क्योंकि ये तो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक है फ्रेम पे, जो एक्सेलरेशन ऐसे मूव हो रहा, तो दिस इज लाइक ए बस, समझ गए? तो उस पे बैठ के प्रॉब्लम ओके कर रहे हैं सर, आप। ओके तो उस ओके पे जो भी ब्लॉक रहता है उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, समझ गए? ओके। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एन, तो ए को एक साइड ले लो, क्या आता? ए इंटू एम बाय साइन थीटा माइनस प्लस प्लस स्मॉल एम इंटू साइन थीटा, बराबर। क्या आता भाई बोलो? इज इक्वल टू स्मॉल एम जी
तो रीअरेंज करो, क्या आता? कैपिटल ए इंटू एलसीएम लो। ये स्मॉल एम है, ये क्या है? स्मॉल एम। समझ में आया? तो क्या होता है? कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। बात समझ में आई? तो आ गया, ए आ गया। ए क्या है? एम जी साइन थीटा कॉस थीटा बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम स्मॉल साइन एम स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। आ गया है? ए आ गया, ए आ गया ना? ए आ गया तो स्मॉल ए भी आ जाता। स्मॉल ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। कहां पे है स्मॉल ए? यहाँ पे देखो, विथ रेस्पेक्ट टू मैन और विथ रेस्पेक्ट टू वेट्स क्या रहता? एम ए cos थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे एम कैपिटल ए है, समझ गए? एम कैपिटल है, समझ गए? तो लेट स्मॉल ए बी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू एच। समझ गए? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे? हाँ बराबर। ओके, यहाँ पे देखो, लेट स्मॉल ए बी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेट। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? वो ये है। इससे पहले करा था मैं ये सेम सेम प्रॉब्लम, सेम सिचुएशन। पूरा निकाल दो। ये जो एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो ये है। ये विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू वेट्स है, समझ गए? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है ये, विथ रेस्पेक्ट टू वेट्स है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ए इज इक्वल एम ए इज इक्वल टू नेट फोर्सेस ना, नेट फोर्सेस विथ रेस्पेक्ट टू वेट्स। नेट फोर्सेस विथ रेस्पेक्ट टू वेट्स क्या आते? एम कैपिटल ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। समझ गए? एम कैपिटल ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। तो ए इज इक्वल टू क्या आता भाई, बोलो? जी साइन थीटा। पर कैपिटल ए भी फाइंड करें ना हम लोग। क्या था भाई? नेक्स्ट पेज में था क्या वो? वाह, पेज बता रहा इसमें नहीं। You can only rearrange pages when all the pages are displayed. वाह, क्या बात है। हम्म, हाँ ओके। ये पहला पेज था, ये नीचे आना ना। अब सही है। ओके, तो ए इज इक्वल टू क्या है बोलो? एम जी साइन थीटा कॉस थीटा बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, है नहीं है? तो क्या था भाई ये? जल्दी बोलो। ओके, सब्स्टिट्यूट कैपिटल ए टू गेट स्मॉल ए बराबर। मगर ये स्मॉल ए विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? वेट्स है ना। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहता फिर? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहता? एक्सेलरेशन उसका। तो उसके लिए क्या करना बोलता हूँ? डोंट वरी, बहुत बड़ा आता, करते कोई भी नहीं, मगर करना क्या बोलता हूँ? ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए आ गया। इसके दो कंपोनेंट्स रहते, क्या? ए
ए cos थीटा और ए sin थीटा। बात समझ में आई? और वेट्स का एक्सेलरेशन क्या है? कैपिटल है। समझ गए? किधर है? ये डायरेक्शन में है ना, बराबर। ये वेट्स का एक्सेलरेशन है, ये ए विद रेस्पेक्ट टू वेट्स है। बात समझ में आई? तो मैं इसको ए बार ले लेता हूँ और इसको क्या ले लेता हूँ? स्मॉल ए बार। तो ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी, बोलो भाई, ए बार प्लस कैपिटल ए बार। समझ में आया? कैसा? देखो, अगर ट्रक 10 मीटर पर सेकंड से जा रही राइट की तरफ, उसके ऊपर बच्चा चल रहा 2 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ, उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ट्रक 2 मीटर पर सेकंड है, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 होती ना, ट्रक प्लस बॉय करते हैं ना, वैसी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या करना मालूम? ए बार इज इक्वल टू क्या लिखना? माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। समझ गए? और कैपिटल ए क्या लिखते हैं? ए आई कैप। तो दोनों का सम क्या आता? ए माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना। बात समझ में आई? बड़ा लंबा चौड़ा है, बट ऐसा करना प्रॉब्लम। ठीक है? वही करा यहाँ पे। अच्छा, अगर इसका टेंशन डी है, इसका टेंशन डी है, तो इसका 2t रहता ना, तो इसका तो 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए है, तो ये क्या रहता? 4 इंटू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए रहता। समझ में आया? क्या और थोड़े प्रॉब्लम्स है, कल करेंगे, बड़ा रहता है। ठीक है, ये कल करेंगे। ये करने के बाद रॉकेट का करेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ी टॉपिक है। बड़ी टॉपिक नहीं है, छोटी है, मगर समझने थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता रॉकेट का। तो रॉकेट में मास वेरी होते रहती है। अब तक क्या क्या हो रहा था? ब्लॉक्स के मास, वेजेस के मासेस फिक्स है। रॉकेट में क्या होता? रॉकेट हल्की होते रहती, जैसा जैसा उसमें से क्या निकलते रहता? एग्जॉस्ट। हाँ, देखो, फोर्स कांस्टेंट रहता, मास डिक्रीज होते रहती। मास डिक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होते रहते। समझ गए? तो एक्सेलरेशन वेरिएबल रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों? फोर्स वेरी नहीं हो रहा, फोर्स कांस्टेंट है, मास डिक्रीज हो रही। तो पहले जो है ना, हेवी जब रहती है एक्सेलरेशन कम रहता रॉकेट का, फिर जैसा जैसा हल्की होते जाती ना, एक्सेलरेशन बढ़ते जाता, लास्ट में मैक्सिमम रहता एक्सेलरेशन। पर हम लोग इनफैक्ट रॉकेट का जब इक्वेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं मालूम? इनिशियल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते, फाइनल वेलोसिटी क्या रहती निकालते बस। ठीक है? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते, फाइनल वेलोसिटी क्या है फाइंड करते, बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। पहला, इनिशियल मास क्या है रॉकेट का, फाइनल मास क्या है। दूसरा, रॉकेट की एग्जॉस्ट स्पीड क्या है। समझ गए? रॉकेट की एग्जॉस्ट स्पीड पे डिपेंड करता है कि रॉकेट कितनी एडवांस है। ठीक है? पर उसका लिमिटेशन है, इससे ज्यादा एग्जॉस्ट स्पीड नहीं बना सकते इंजन की। तो क्या करते हैं हम लोग? फाइनल वेलोसिटी बढ़ाने के लिए मास का रेशियो जो है ना, ज्यादा से ज्यादा रखते। इसका फ्यूल टू पेलोड, पेलोड मतलब जिसको भेजना है। फॉर एग्जांपल 100 केजी भेजना है ऑर्बिट में आपको, तो रॉकेट 100 केजी की नहीं रहती, 10,000 केजी की रहती। तो वो एक्स्ट्रा क्या रहता? पूरा फ्यूल रहता। समझ गए? और फ्यूल के कंटेनर्स रहते। अब कंटेनर्स हम लोग नहीं पढ़ते एक्चुअली, कंटेनर्स अलग हो जाते। हम लोग सिंगल स्टेज रॉकेट पढ़ते खाली, या डबल स्टेज रॉकेट मैक्सिमम, उसके भी प्रॉब्लम्स रहते। ठीक है?
इजी रहता, समझे तो कल करा दो मैं रॉकेट, परसों करेंगे प्रॉब्लम्स, कल रॉकेट का कर देंगे प्रॉब्लम्स परसों।